नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लास्ट 5 ईयर के प्रश्न हैं जो कि आज हमने जो यहाँ पे लिए हैं ये एनवायरनमेंट के हैं। ठीक है, तो पर्यावरण के जितने भी प्रश्न आए पिछले 5 सालों में 2018 से लेकर के और 2023 तक की परीक्षाओं में, तो वो सारे हमने यहाँ पे लिए हैं। देखिए, इन सीरीज से आपका ये फ़ायदा होगा कि आपको ये पता लगेगा 2023 में इन्वायरमेंट से रिलेटेड कितने प्रश्न पूछे गए। ठीक है, ऐसे ही पिछले 5 सालों में इन्वायरमेंट से कितने प्रश्न पूछे गए और ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है पीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा की दृष्टि से। ये सीरीज़ मैं कहूँ तो आरओ के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल आपको होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे जो प्रश्न होते हैं वो आरओ और यूपी पीसीएस में एकदम मतलब सेम टाइप में लगभग पूछे जाते हैं इधर उधर से। तो वन बाय वन सारी चीज़ों को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे लेंगे कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की 2023 की परीक्षा में कि प्रश्न कौन कौन से पूछे गए और उनके साथ साथ उनका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन कि नेक्स्ट टाइम अगर उससे रिलेटेड कोई प्रश्न आते हैं तो आप उनको करने में पूरी तरीके से सक्षम हो। तो चलिए वन बाय वन सारी चीज़ों को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को भी लाइक करिएगा और दूसरों को शेयर जरूर करिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण इसमें से क्या है? अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो होता क्या है। तो सिंपल सा बात है, ये जो बहता हुआ जल को संदर्भित करता है। तो आप इसमें से सिंपली छांट सकते हैं कि नदी जो होगी वो क्या होती है, वो मूवमेंट करते चलती रहती है और बाकी दलदल है, तालाब है और मार्शी एरिया, ये सब एकदम स्टेबल होते हैं। इनका जो एरिया होता है वो बढ़ता घटता है, लेकिन ये अपने प्लेस को छोड़ के इधर उधर नहीं जाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे लेते हैं हम। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? अब इसमें आपसे पूछा गया है कि जो जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो अब 4 ऑप्शन में आनुवांशिकी, आत्मसात्करण और परभक्षी पर नियंत्रण, प्राकृतिक वास का विनाश और कीट नियंत्रण। तो इसमें से सबसे जो उपयुक्त आंसर होगा यहाँ पे चारों में से, तो वो होगा प्राकृतिक वास का विनाश। आइए देखते हैं कि और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो जैव विविधता के ह्रास के कारण है। ये जो पॉइंट है ये मुख्य परीक्षा के लिए भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, इसमें किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं और पादपों की प्रजातियों की बहुलता को क्या कहा जाता है? तो उसको हम जैव विविधता कहते हैं। कारण क्या क्या है ह्रास के? तो पहला प्राकृतिक आवासों का ह्रास है, प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन, विदेशी प्रजातियों का संक्रमण है, वन क्षेत्र या वनों की सघनता में कमी है, वन्य जीवों का अवैध शिकार है, औद्योगिकरण तथा अवैज्ञानिक तरीके से खनन है, स्थानांतरी कृषि इत्यादि। तो ये सारे कारण हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी यानी NCMB स्थित है कहाँ पे? तो वो स्थित है कहाँ पे? जामनगर में स्थित है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो राष्ट्रीय सामुद्रिक जैव विविधता केंद्र तटीय क्षेत्रों में जैव विविधता के सुरक्षा उपायों के लिए बनाया गया है। यह सार्वजनिक एवं प्राइवेट भागीदारी में बनाया गया पहला अनुसंधान संस्थान है। यह केंद्र समेकित तटीय प्रबंधन परियोजना का अंग है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो पोषक स्तर बनते हैं। कैसे बनते हैं पोषक स्तर? तो खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से क्या बनते हैं? तो पोषक स्तर बनते हैं। खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक ऐसा क्रम है जिसमें किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जीवों द्वारा खाद्य ऊर्जा का यह प्रवाह जो होता है वो एक दिशा में होता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जो उनका डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है? वो यूनि डायरेक्शन होता है, मतलब कई डायरेक्शन में नहीं होता है। पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला को सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं। तो 4 पोषण स्तर कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। पहला पोषण स्तर जो है वो स्वपोषित जीव के लिए, दूसरा है प्राथमिक उपभोक्ता के लिए, तीसरा है द्वितीयक उपभोक्ता के लिए और चौथा जो है वो सर्वाहारी या तृतीयक उपभोक्ता के लिए है। ठीक है, तो ये पूरा आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो परावैंगनिक विकिरणों को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? तो देखिए, ये प्रश्न कई बार पूछा गया, यूपी पीसीएस में पूछा गया, आरओ में पूछा गया, पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो है ये समताप मंडल में स्थित है, बिल्कुल रट जाइए। ओजोन परत समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, परंतु परत के रूप में इसका जो संकेंद्रण है वो 15 से 20 किलोमीटर के मध्य ही पाया जाता है। यह परत सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ओजोन परत की जो डॉप्सन इकाई होती है उसमें मापा जाता है और ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC गैस में होता है। अभी जल्दी ही MPPCS प्रीलिम्स में पूछा गया था कि ओजोन परत को नापने की इकाई क्या है, तो वो डॉप्सन इकाई है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लवित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, तो एजोला है। कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो एजोला क्या है? तो ये जल में पनपने वाले
छोटे बारीक पौधों की एक जाति होती है जिसे वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है, फर्न कहा जाता है। एजोला की पंखुड़ियों में एनाबिना नामक नील हरित शैवाल की जाति का एक सूक्ष्म जीव होता है जो सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करता है और हरे खाद की तरह फसल को नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। तो यहाँ पे एजोला इसका करेक्ट आंसर होगा, और एजोला को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है, फर्न कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिकी विविधता का रखरखाव कैसे किया जाता है, तो इन सीटू संरक्षण से किया जाता है। तो राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव इन सीटू कंजर्वेशन द्वारा किया जाता है। जब जीव एवं वनस्पति जातियों को उनके वास क्षेत्र में ही संरक्षण दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, समुदाय एवं संरक्षण आगार, पवित्र उपवन और उसके बाद समुद्री संरक्षित क्षेत्र, जैवमंडलीय रिजर्व आते हैं। उल्लेखनीय है कि स्वस्थानीय पद्धति के अंतर्गत वानस्पतिक उद्यान को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि जो वानस्पतिक उद्यान होते हैं उनको अलग से जीवों को लाके वहाँ पे उनको रखा जाता है। इसीलिए इन सिटू कंजर्वेशन ऐसा होता है कि जहाँ पे जो रहने वाले हैं उनको वहीं, अब जैसे मान लिया बाघ है, वो एक एरिया में रह रहा है तो उसी को फिर क्या कर दिया गया, एक संरक्षित क्षेत्र बना दिया। अब उसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा इन सिटू कंजर्वेशन। और मान लिया कोई पक्षी है वो यहाँ पे है और पार्क बनाया गया दूसरी जगह, तो उनको यहाँ पे लाके अगर रखा गया तो इसको कहा जाएगा एक्स सिटू कंजर्वेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के किस भाग में हंगुल नामक हिरण पाया जाता है, तो वो पाया जाता है जम्मू और कश्मीर के तांसीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और ये एक लाल हिरण की नस्ल होती है और ये जम्मू कश्मीर का राजकीय जो पशु भी है, और इसका वैज्ञानिक नाम अगर आप कहें तो सर्वस एफलस हंगुल है। सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है, बिल्कुल याद रखिएगा। संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं, कई बार पूछा गया ये प्रश्न कि उनको हम क्या कहते हैं, उनको सतत विकास कहते हैं या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो सतत निर्वहनीय अवस्था अस्थायी विकास शब्द का प्रयोग पहली बार IUCN की अपनी रिपोर्ट में विश्व संरक्षण रणनीति में किया गया। 1987 में WCED ने आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट में इस शब्द की परिभाषा और कार्य पद्धति की व्याख्या की। इस रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास का वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं को समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाना है। अर्थात आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही क्या है, सतत विकास है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो ये प्रश्न आप बिल्कुल याद रखिएगा, मतलब अगर आप पेपर लास्ट ईयर के देख रहे हैं तो आपको पता होगा ये कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया, तो अंतरिक्ष अनुसंधान जो है ये इसमें नहीं है। सतत विकास के लक्ष्य के लिए 2030 एजेंडा अपनाया गया जिसमें 17 सतत विकास लक्ष्य शामिल किए गए हैं, और इन 17 में ये नहीं है, अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं, बाकी सभी हैं। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है किससे, तो वही फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है। सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं कि 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुए प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में 21वीं शताब्दी के सतत विकास की प्राप्ति के लिए क्या बनाया गया, कार्य योजना बनाई गई, और उसी कार्य योजना को क्या कहा जाता है, एजेंडा 21। रियो 10 यानी जोहान्सबर्ग सम्मेलन जो कि उसके 10 साल बाद हुआ 1992 के, तो ये 2002 तक पहुंचा, और एजेंडा 21 के क्रियान्वयन का लक्ष्य दोहराने के साथ ही सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य यानी MDG जिसको लागू करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। तो ये सतत विकास से रिलेटेड है एजेंडा 21। प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा, वही रिपीटिंग क्वेश्चन है। अब देखिए आप, एक ही प्रश्न को 2 बार पूछा गया और एक ही साल में पूछा गया, और मतलब सेम उसका कंसेप्ट है, सतत विकास ये भी है और सतत विकास ये भी है। ठीक है, तो प्रश्न मतलब कुछ पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक हैं एनवायरनमेंट के जिनसे बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, और उनको मिसअप करना बिल्कुल मतलब ये अच्छा नहीं होगा आपके लिए। ये फिर सतत विकास लक्ष्य और उनकी सूची दी गई किससे किससे रिलेटेड हैं, पूछा गया है कि कहाँ कहाँ पे हैं। तो हम यहाँ पे SDG 10 जो है वो असमानताओं में कमी, SDG 13 जो है वो जलवायु क्रिया, SDG 14 जो है वो पानी के नीचे जीवन, और SDG 15 जो है वो ज़मीन पर जीवन। वैसे आप जितने भी SDG हैं उनको एक बार लिख के दीवार पर टांग लीजिएगा, जिससे बार बार उनका आप रिविजन करते रहिए, क्योंकि प्रश्न है वो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है इसमें, वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचनाओं के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। सही है,
वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिकी संधारण विकास लक्ष्य के विषयों को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती हैं। क्वेश्चन ये दूसरा गलत है, क्योंकि ये हर तिमाही नहीं होता है, ये एवरी 4 ईयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, इसका एक्सप्रेशन भी लिखा गया है। 2014, 2015, 2016 में GSDR के 3 प्रोटोटाइप संस्करणों पर निर्माण करते हुए वर्ष 2016 में सदस्य राज्यों ने निर्णय लिया कि संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट को हर 4 साल में एक बार तैयार किया जाएगा, ताकि उच्च स्तरीय राजनीतिक स्तर पर चतुष्कोणीय SDG समीक्षा विचार विमर्श को सूचित किया जा सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, तो ये BOD के बारे में, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानक मापदंड है? तो ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच करने के लिए एक मापदंड है। आइए देखते हैं BOD का मतलब क्या होता है। तो BOD या जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग एक विश्लेषणात्मक पैरामीटर है जो एक विशिष्ट समयावधि में एक विशिष्ट तापमान पर जल के नमूने में मौजूद कार्बनिक पदार्थों पर पड़ने वाले एरोबिक बैक्टीरिया द्वारा उपभोग की जाने वाली घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अतः बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच करने के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण के लिए है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? तो कीटनाशक जो है ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। कुछ प्रदूषक जो बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक होते हैं वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होकर अपने विषाक्त प्रभाव को खो देता है, उनको अपघटनीय प्रदूषक कहा जाता है। जैसे बहित मल है, घरेलू अपशिष्ट है, मूत्र, जैविक अपशिष्ट, ये सारे हैं। और जो नहीं खोता है उसको हम क्या कहते हैं? तो ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं हो पाते हैं अनिम्नीकरण प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे कि क्या क्या? तो कीटनाशक DDT 2,4-D है, फिनॉल है, जहरीली भारी धातुएं जैसे सीसा, पारा, निकल, कैडमियम और सारी। क्वेश्चन नंबर 17 है, तो जल रोकथाम एवं प्रदूषण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया? तो वो बनाया गया 1974 में। ठीक है, 1974 में पारित किया गया और 1988 में इसे फिर से संशोधित किया गया। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय जल प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण बोर्ड द्वारा और राज्य जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जल प्रदूषण का नियंत्रण और रोकथाम के विभिन्न अधिकारों को प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक भौगोलिक इकाई जो पानी इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है जल विभाजक। ठीक है, तो एक भौगोलिक इकाई जो पानी इकट्ठा करती है, भंडारण करती है और पानी छोड़ती है उसे क्या कहा जाएगा? उसे जल विभाजक कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर, तो उनको मरुद्भिद जानवर कहा जाता है। और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत वे स्रोत हैं जो नवीकरणीय हैं। पारंपरिक को नवीकरणीय नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ उनका डिटेल लिखा गया है सारा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में जाना जाता है? तो 2 फरवरी को ही ये 1997 को रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये सारी चीज़ें करी थी। तो ये 2 फरवरी को ही विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो ये जो था ये 2023 का जो प्रश्न पत्र था उसमें ये पूरे प्रश्न आए थे। अब आप देख रहे हैं 21 प्रश्न 2023 में इन्वायरमेंट से खाली खास तौर पर पूछे गए। तो कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है आप ये समझ रहे होंगे।